सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे एग्ज़ाम फाइटर परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास से आगे मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने शाहजहां पर आकर के बात को समाप्त की थी और आज हम लोग उससे अगले शासक मुग़ल सल्तनत के अगले महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। इनका कार्यकाल 1658 से लेकर के 1707 तक। तो इस कालावधि में आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से राजवंश हुए, महत्वपूर्ण राजवंश में। उससे पहले एक बात कि बहुत सारे लोग ये चिंतित हो रहे हैं कि जेपीएससी आ नहीं रहा है। आप लोग सर लगातार कमेंट देख रहे हैं कि सर आप लोग बोले थे फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फर्स्ट वीक समाप्त नहीं हुआ क्या? ऐसे वैसे बहुत सारा कमेंट है। फर्स्ट वीक तो आपके मुख्यमंत्री साहब भी बोले थे, तो अब उसमें हम लोगों की क्या गलती है? आप लोग मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी तो कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। भाई हम लोग एक जरिया है जो कि आप लोग को सूचना देते हैं, सरकार हमारी नहीं है। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने वैकेंसी रोक के रखा है। भाई हम लोगों ने वैकेंसी नहीं रोक के रखा है, वो सरकार का काम है, वो सरकार जाने और जेपीएससी जाने। हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि यदि जहाँ तक संभव हो तो वहाँ तक आप लोगों को सूचना दी जाए कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग तैयारी करिए। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग वैसे ही हैं, कुछ लोग प्योर जो बोलते हैं ना, शुद्ध नेगेटिव हैं, नकारात्मक। तो वैसे नकारात्मक लोगों से साइड रहिए, दूरी बना के रखिए, क्योंकि वैसे लोग खुद पढ़ेंगे ना आपको पढ़ने देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग साइलेंसर के रूप में हों। 3 इडियट वाला जो है फिल्म आप लोग देखे होंगे, साइलेंसर। तो वो लोग का नीति हो सकता है कुछ लोग अपनाए हुए रहते हैं कि भाई फर्स्ट आने का 2 तरीका है, या तो खुद अधिक पढ़ लो, और अगर खुद अधिक ना पढ़ पाओ तो फिर दूसरे को क्या करो, डिस्ट्रैक्ट करो कि अगला ना पढ़े और आप पढ़िए। ऐसा भी तो सकता है कि वो 2-4 कमेंट दिन भर में इधर उधर मारे नेगेटिव और अपना फिर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी लोग उसके कमेंट से लेकर के परेशान है कि भैया इस जन्म में तो जेपीएससी नहीं आएगा, और पता चलेगा जब वो आएगा वो निकल जाएगा, और बाकी आप लोग फिर इधर देखते रहिएगा, फिर हताश। तो इसीलिए जो समय मिला उसको सदुपयोग करिए। फालतू में इधर उधर चिंतित होने से क्या है? अरे आज ना आएगा 10 दिन के बाद आ ही जाएगा। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बीच में जो असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो केस है उसको लेकर के जो जजमेंट आया हुआ है उसको लेकर के ये लोग जेपीएससी थोड़ा चिंतित हो रहा है, और इसलिए विचार विमर्श थोड़ा चल रहा है। इसलिए भी थोड़ा सा दिन अभी टलेगा, मान के चलिए सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन टल ही जाएगा, तो उससे कौन सा बड़ा इशू हो जाएगा। अगर आ गया उसी तरीके से, मान के चलिए जो अगर गलती नहीं है, बढ़िया बात ये ना है कि जेपीएससी इस बार देख रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे हो सकता है दिक्कत हो, लड़का लोग केस करे तो उसको पहले ही ठीक कर लो। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि एग्ज़ाम दीजिएगा, पता चलेगा एग्ज़ाम दे करके आप बड़ा खुश हैं कि हाँ पीटी में रिजल्ट हो गया है, मेंस से पहले कैंसिल हो जाए तो क्या फ़ायदा वैसा। उससे अच्छा है कि अभी 15 दिन हो जाए। और बेहतर अच्छी बात है कि इस बार जेपीएससी पहले से थोड़ा सतर्क है। तो आप लोग इसको पॉजिटिव वे में देखिए और अपना पढ़ाई रखिए कंटिन्यू। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, वो खुद तो खैर जाएंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। तो चलिए हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं औरंगजेब से, आज के क्लास को। औरंगजेब के बारे में आप लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो पढ़े होंगे कि औरंगजेब भाई साहब बड़ा ही क्रूर टाइप के इंसान, आक्रामक, विस्तारवादी, साम्राज्यवादी, धार्मिक अंधता, इस टाइप का बहुत सारा आपको पढ़ने को मिला होगा। तो विस्तारवादी तो खैर बुरा नहीं है, क्योंकि राजा का मतलब ही है कि जो राजा होगा वो विस्तारवादी होगा। सिंपल है, ये तो बोल सकते हैं कि आप एक दूसरे का ये पर्यायवाची है कि राजा है मतलब विस्तारवादी है। कोई भी राजा उसका चाहती होता है कि आज मेरा साम्राज्य यहाँ तक है और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, इसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे सिकंदर भाई साहब के बारे में आप लोग सुने होंगे, दुनिया जीतने चले थे, तो उसका कोई अंत ही नहीं है। अभी फ़िलहाल में वर्तमान में देखिएगा तो चाइना का वही हाल कि और घुस जाए, थोड़ा सा और घुस जाए, हो ही रहा है।
आपका पाकिस्तान है कि भाई उतना से संतोष नहीं है, किसी तरीके से कश्मीर लूट लें। तो भाई सारे लोग अपने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये राजा के तौर पे साम्राज्यवादी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ठीक था। अब है कि कुछ धार्मिक वाला, तो वो अपने क्षेत्र पे है, क्योंकि अलग अलग जो लेखक हैं उन लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना ये थे भाई साहब थोड़ा मतलब इस्लाम को प्रेफर करने वाले, कुछ लोग थे कि नहीं इनके दरबार में तो सभी लोग थे, तो फिर ये इस्लाम को कैसे बढ़ावा देने वाले हुए। तो ये वाद विवाद का विषय है और वो अपना चलता रहेगा। हम लोग को इनके संदर्भ में जो पढ़ना है औरंगजेब भाई साहब के बारे में, कि इनके शासनकाल अवधि में मतलब 1658 से लेकर के और 1707 तक, तो इस समय में झारखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश हुए, उनके कौन शासक हुए, या फिर उस राजवंश में क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में पढ़ना है। तो औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में हम लोग मुख्य रूप से दो वंश, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से दो वंश, नागवंश और चेरो वंश, इस दो वंश के बारे में मुख्य तौर पर पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे, जैसे कि हम लोग देख लेंगे रामगढ़ राज्य के बारे में, सिंहभूम, पंचेत, ये सब सारा आएगा, खड़गडीहा, थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में भी देखना है। तो मुख्य रूप से यही सब के बारे में हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग नागवंश के बारे में देखेंगे कि नागवंश में इस समय में कौन कौन से शासक हुए इनके समकालीन। तो सबसे पहले तो पिछले क्लास में भी जो आए थे भाई साहब, रघुनाथ शाह, ठीक है, 1640 से 90 इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद इनके बेटे आए राम शाह, 1690 से 1715 तक। तो औरंगजेब के समकालीन में अगर देखा जाएगा तो ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि 90 तक तो ये भाई साहब रहे, लेकिन 90 के बाद औरंगजेब के शासनकाल में 17 साल राम शाह इसके समकालीन हुए। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। रघुनाथ शाह के बारे में पिछली क्लास में भी बात हुआ था, तो चलिए एक एक करके अभी देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्या क्या किए। तो पहले हम लोग रघुनाथ शाह के बारे में देख लेते हैं। पिछले क्लास में रघुनाथ शाह के बारे में भी कुछ कुछ बातें हुई थी, जैसे कि इनके गुरु हरिनाथ थे और यही इनके गुरु का नाथ इनके नाम में भी जुड़ा, रघुनाथ शाह। और शाह तो पहले से चलता आ रहा था, मधुकर्ण शाह, दुर्जन शाह, उसके बाद रघुनाथ शाह। इसके अलावा ये है कि जब ये गद्दी पर बैठे, इसका मतलब 1640 में दुर्जन शाह की मृत्यु होती है और उसके बाद ये गद्दी पे बैठते हैं। तो जब ये गद्दी पे बैठे 1640 में, भारत में मुग़ल सल्तनत में शाहजहां भाई साहब गद्दी पे बैठे हुए थे। तो शाहजहां की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये आमतौर पे ये ट्रेडिशन देखने को मिला है कि जब भी कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उनके पुत्र में या फिर उनके जो भी बोल सकते हैं पकड़ वाले सेनापति हो या मंत्रीगण हो, वजीर हो, कोई भी हो, तो जो सत्ता को हथियाने के मतलब सक्षम थे या रखते थे काबिलियत या फिर ऐसा उनका लालसा था, तो वैसे लोग सत्ता के लिए संघर्ष करते थे। शुरुआत में 1 साल 2 साल 4 साल शुरुआत में संघर्ष में ही चला जाता था, तब जा कर के कहीं सत्ता प्राप्त होता था, उसके बाद वो शासन चलता था अपना। तो जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसके बाद इनके पुत्रों में भी वही उत्तराधिकार युद्ध। तो उस समय में थोड़ा रघुनाथ शाह को भी लगा कि स्वतंत्र हो लिया जाए क्या। वैसे स्वाभाविक तौर पर मतलब स्वभाव से वैसे व्यक्ति थे नहीं, स्वभाव से थे थोड़ा नम्रता वाले इंसान, नम्र स्वभाव वाले, थोड़े धार्मिक किस्म के ज़्यादा, इसलिए देख रहे इतना प्रेरित हरिनाथ। अभी इनके प्रेरणा से अभी देखिएगा मंदिर का
बहुत सारे मंदिर का भी स्थापना करवाते हैं। तो ऐसे स्वभाव के थे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश किए। लेकिन जब मुग़ल सेना ने इन्हें धमकाया तो सीधा बोले भाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आराम से कर देंगे, ठीक है। तो रघुनाथ शाह के बारे में ये है कि मुग़ल और इनके बीच कभी वैसा युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ। इनके समय में एक युद्ध हुआ, वो भी आएगा। जैसे इनके समय में एक युद्ध हुआ, किसके साथ? चेरो वंश में। देखिएगा इस समय में, जैसे 1658 ईस्वी में, ठीक है, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, उस समय में चेरो वंश में एक चेरो वंश के प्रतापी राजा, जिसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, मेदिनी राय, ये भाई साहब गद्दी पे बैठे, ठीक है। तो जब ये 58 पे गद्दी पे बैठे, 1658 से लेकर के ये 74 तक गद्दी पे बैठ रहे, ठीक है, 1674 तक गद्दी पे रहे। कहीं कहीं आपको 62-64 भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा यही सही है, 1658 से 74। बीच में ये भाग गए थे सरगुजा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यों भागे थे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल में ये दोनों का था कि यहाँ पे रघुनाथ शाह से तुलना करना था, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो रघुनाथ शाह पे मेदिनी राय ने आक्रमण किया था, वही मेदिनी राय ने यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो भाई साहब पर आक्रमण किए थे, ये इनके समय में एक युद्ध इनके शासनकाल में यही हुआ, मेदिनी क्या बोलते चेरो वंश के साथ युद्ध हुआ इनका। किसके साथ? वर्सेस चेरो, मुगल के साथ नहीं हुआ, ये क्लियर है। इसके बाद इन्होंने, इस युद्ध के बारे में हम लोग डिटेल में वहाँ देखेंगे, या फिर चलिए अभी बता देते हैं। ये भाई साहब गद्दी में जब बैठे थे तो शुरुआत में ये बड़ा ही मतलब बोल सकते हैं, मतलब स्वतंत्र प्रेमी, मतलब स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। ये भी उसी तरह साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, कि अपने राज्य को विस्तार देना चाहते थे। तो उसी दरमियान में ये लोग उत्तराधिकार के युद्ध में अपना व्यस्त है, और ये भाई साहब क्या हुआ था, अपना मुगल को कर देने बंद के साथ साथ उनका जो क्षेत्र था वहाँ पे घुस के लूटपाट करते थे। एक समय में ऐसा कहा जाता था कि जब मतलब मुगल सल्तनत बोलता था इस मेदिनी राय को, बोलते थे भाई साहब कि भाई आप कर वगैरह दो कुछ, आप हमारे अंडर में, आपके पूर्वज हमारे मतलब अधीनता स्वीकार किए हैं। तो ये बोलता था ठीक है कर देते हैं, और उल्टा पता चलता तो उनके क्षेत्र में घुस गए, वहाँ से लूटपाट करके आ गए। उनका पता चलता था कि बार कि जो शाही वाला जाता था अपना उन लोग का, उसी को लूट लेते थे। बोला जाता था कि एक समय में कि जब ये लोग कर मांगते थे तो पलामू वासी हंसते थे उन लोग पर, कर दें, अच्छा देते हैं कर, और पता चलता था जा करके वहाँ लूटपाट कर दिए। तो उसी समय में ये भाई साहब क्या किए, यहाँ पर आ करके रघुनाथ शाह को खूब धुने पीटे। इनकी जो राजधानी थी डोईसा, ठीक है, डोईसा की कहानी याद होगी, नौरत्नगढ़, दुर्जनशाल। तो डोईसा यहाँ पर आकर के खूब लूटपाट मचाएं, इन लोगों का पूरा राज्य एकदम रघुनाथ शाह को उस समय बर्बाद कर दिए। और इसके बाद बोला जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा मतलब शिला था, मतलब पत्थर, वो बड़ा वाला पत्थर जो कि ये भाई साहब क्या किए, यहाँ पर आकर के उसको लूट करके ले गए। फाटक जो बोल सकते हैं उसको, बड़ा सा पत्थर था, उसको फाटक बोलते हैं, फाटक था। तो इसको भाई साहब फाटक को, ठीक है, वो पत्थर का, इसको ये भाई साहब मेदिनी राय लेके चले गए। और इन्होंने पलामू में आप लोग जैसे पढ़े होंगे 2 किला, नया किला, पुराना किला। पुराना किला के बारे में बात हो चुका है कि पुराना किला ये भाई साहब प्रताप राय बनवाए थे, इनके पूर्वज। और नया किला वही पलामू में ही नया किला, इसका निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था, और वहाँ पर ले जाके इस फाटक को लगवाया था। और वो आज भी वही फाटक नागपुर द्वार या दरवाज़ा जो भी कह लीजिए, इसके नाम से जाना जाता है, नागपुर द्वार या नागपुर दरवाज़ा।
तो रघुनाथ शाह के बारे में बात हुआ कि इनके जीवन काल में एक ही युद्ध हुआ है, वो भी चेरों के साथ। और ये भाई साहब अच्छा से पिटा गए थे। इनसे जो फाटक पत्थर वाला वो लेके चले गए और वहीं पर नागपुर द्वार नया किला में लगवा दिए, जिसको कि नागपुर द्वार या नागपुर दरवाज़ा कहा जाता है। इसके बाद था कि इन्होंने 2 प्रमुख मंदिर, मदन मोहन मंदिर बोड़िया और एक राम सीता मंदिर, इस पे पहले ही बात हुआ है पिछले क्लास में, देख लीजिएगा आप लोग। राम सीता मंदिर, ये जो चुटिया वाला है, ये दोनों मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया इनके निर्देशानुसार हरिनाथ, इनके जो गुरु थे। तो रघुनाथ शाह के बारे में इतना ही है। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी के तौर पर गद्दी पर आसीन हुए राम शाह। राम शाह का कार्यकाल 1690 से 1715 तक। अब थे इनका और इनका भी मुगल के बीच में कोई झड़प वैसा हुआ नहीं, कोई युद्ध हुआ नहीं। इनके बारे में है तो कि इनके बाद देखिएगा यदुनाथ शाह गद्दी पर बैठते हैं। वो इनके साथ मतलब मुगल के साथ युद्ध करते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे क्लास में। यहाँ पे सिर्फ इनका चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके एक बेटे थे एनी शाह। राम शाह ये जो 90 में गद्दी पर बैठे थे, तो इनके कुल 10 पुत्र थे। इसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब सबसे बड़े वाले, वो यदुनाथ शाह थे और चौथे नंबर के पुत्र थे एनी शाह। इनका नाम इसलिए यहाँ पे लिया जा रहा है कि इन्होंने अभी जो वर्तमान में आप लोग जानते होंगे, रांची में जगन्नाथपुरी मंदिर जो है, वो धुरवा वाले क्षेत्र में जगन्नाथपुरी मंदिर, उसका निर्माण जगन्नाथपुरी मंदिर ध्रुवा, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र में जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण यही भाई साहब करवाए हैं 1691 में। चूँकि ये राजा के बेटे थे और दो ही इनके बेटे प्रख्यात हुए, एक यदुनाथ शाह और एक एनी शाह। यदुनाथ इसलिए क्योंकि ये अगले शासक बने और एनी शाह इसलिए क्योंकि इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1691 में। ये धुरवा वाला, इनको अपने राज्य संचालन के लिए ये बोल सकते हैं ना कि भाई राजकुमार थे, तो भाई कुछ कुछ क्षेत्र का बनाया जाता था कि प्रमुख कि हाँ भाई ये क्षेत्र तुम्हारे अंडर में है। तो उसी के दरमियान में इनको 97 गांव दिया गया था और वो अपना राज्य का संचालन चलाते थे और यहाँ पर अपना एक मंदिर बनवा दिए थे, जो चर्चा का विषय है। आज भी यहाँ पर आप लोग रथ मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारा नागवंश का बात समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे अब मेदिनी राय पर। तो यहाँ देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा मिटा देता हूँ। इसके बाद अच्छा इधर रहने देते हैं। चेरो वंश में देख लीजिएगा। चेरो वंश में हम लोग देखें कि 58 में कौन बने, मेदिनी राय। 1958 में गद्दी पर बैठे और ये बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय, मतलब निर्बाध शासन करने वाले शासक थे। नहीं बोलते हैं स्वच्छंद, कोई मतलब बाधा नहीं हो, कोई दबाव ना डाले, जिसको आज के समय में उसको बोलते हैं ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो हमारे भारतीय संविधान में भी है, तो संप्रभु थे भाई साहब, दबाव नहीं चाहते थे। तो 58 में जब ये गद्दी पर बैठे तब बात हो रहा था कि यहाँ पे अपना चल रहा था इन लोगों का उत्तराधिकार वाला युद्ध। और ये भाई साहब क्या कर रहे थे, एक तो कर देना बंद कर दिए थे, ऊपर से उन लोग के क्षेत्र में घुस के लूटपाट करते थे। उन लोग के साथ साथ इधर वाले क्षेत्र में भी घुस जाया करते थे। जैसे कि बात हुआ कि मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह पे क्या किया था, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके खूब लूटा पूटा और यहाँ का जो फाटक था, पत्थर वाला जो शिला था, उसको लेते चल गए। और इन्होंने किला बनवाया था पलामू वाला, जो नया किला, वो पुराना किला के बगल में ही है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। पुराना किला प्रताप राय,
नया किला, मेदिनी राय, ठीक है, 2 किले हैं। अभी दोनों पे चर्चा होगा। तो नया किला पे क्या किए, वही वाला फाटक ला करके लगवा दिया और उसको आज भी नागपुर द्वार या नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक तो हो गया था कहानी। जब यहाँ पे थोड़ा सा उत्तराधिकार वाला युद्ध शांत हुआ 1 आध साल में, तब औरंगजेब भाई साहब बोले कि हम हैं भारत के सुल्तान, सम्राट जो कह लीजिए, और ये भाई साहब टुचपुंजिया ये हमसे भिड़ेगा, हमारे क्षेत्र में घुस के लूटपाट करता है। एक तो कर देना बंद कर दिया, ऊपर से हमारे क्षेत्र में घुस रहा है। इसका इतना मतलब बढ़ावा इसको मिल गया है, इसको कंट्रोल किया जाए। तो बिहार के जो सूबेदार थे भाई साहब दाऊद खां, ठीक है, बिहार के सूबेदार हुए उस समय के दाऊद खां, उसको भेजे कि जाओ जरा उसको कंट्रोल करो, उसको उसका दिमाग जरा रास्ते पर लाओ। और बोले कि छोटा मोटा सेना लेके मत जाना, क्योंकि इससे पहले भी बार बार ये लोग जा रहा था और चीरो राजा जो थे पलामू वाले, वो कुछ कुछ दे देते थे नजराना, या फिर कभी स्वीकार भी कर लेते थे, लेकिन कभी समाप्त नहीं होते थे। ये बड़ा प्रतापी टाइप का है भाई, इसको जाओ, इसको पूरा समाप्ति करके आना। वो गए, और अकेले मत जाना, अपना पूरा फौज लेके जाना, मतलब और भी जो जो जागीरदार जमींदार उधर के छः थे सूबेदार, उन सबको लेके जाना। ये भी भाई साहब पूरा एकदम फुल बटालियन लेकर के पहुंच गए, पलामू की ओर कूच कर दिए। शुरू में तो कूच कर रहे, इनको कोई फर्क नहीं, बोल रहा आने तो देख लेंगे। तो जब आते गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1660 में ये घटना देखिएगा, 1660 का ये घटना है। ये लोग आगे बढ़ते गए, कोई फर्क नहीं। जब पलामू में ये लोग प्रवेश भी कर गए, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा मतलब मेदिनी राय को कुछ लगा कि कुछ दिक्कत हो सकता है। फिर भी ये सब्र बनाए हुए थे। फिर इन लोग यहीं पर, इन लोग का पलामू वाले जो ऊपर वाला जो किला था, जिसको कि कोठी किला बोलते थे, उस पर अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़े और कोठी के बाद कुंडा जो किला था, देखिए यहाँ पे लिख देने हैं 1660 में। फिर ये कहाँ आ गए भाई साहब, कुंडा किला, और कुंडा किला पे भी अधिकार कर लिए। अधिकार करने के बाद क्या हुआ, यहाँ के राजा थे चुन राय, ठीक है, चुन राय, इसको तो अधिकार कर लिए। चुन राय बेचारा छोटा सा, वो तो डर वर के क्या हुआ, अधीनता स्वीकार कर लिया। लेकिन इससे भी बढ़ करके क्या हुआ कि दबा दिया कि भाई तुम इस्लाम ग्रहण करो। ये भाई साहब चुन राय हार तो गए ही थे, तो ये भाई साहब शांति से इस्लाम को भी ग्रहण कर लें कि भैया आज से हम इस्लाम अपनाते हैं। ये बात खटक गया मेदिनी राय को कि भाई आखिर ये लोग तो सब उसी का पार्ट था ना, तो उसको खटक गया कि भाई ठीक है, अधीनता स्वीकार किया, पैसा दे देता, कुछ उपहार दे देता, हाथी दे देता, हीरा दे देता, इसमें इस्लाम ग्रहण करने वाला कौन सा बात हो गया। ये क्या किए भाई साहब मेदिनी राय, वीर तो थे ही, कूटनीतिज्ञ भी 1 नंबर थे। ये भाई साहब चुन राय के ही भाई, इसके भाई थे सुरवर राय, उसको दिए भड़का चुन राय के खिलाफ कि भाई देख तेरा भाई इस्लाम ग्रहण कर लिया। अरे भाई ठीक है, हारा था तो भाई अधीनता स्वीकार कर लिया था, पैसा दे देता है, इसमें इस्लाम ग्रहण करने वाला कौन सा बात हो गया था। इसको इतना भड़का दिए कि भाई साहब क्या किए, 15 दिन के अंदर ही चुन राय को मार के कहानी निपटा दिया। उसके बाद ये क्या हुआ कि कुंडा के बाद ये बढ़ने लगे पलामू किला की ओर। पलामू किला, ठीक है, पलामू किला की ओर बढ़ने लगा। बोला नहीं अब तो चलते हैं। तब जाकर के जब पलामू की ओर कूच किया, तब मेदिनी राय को एहसास हुआ कि नहीं अब तो अगला नंबर मेरा ही है और फौज इनकी है काफ़ी, तो जीतना तो थोड़ा संभव नहीं लगता है। तो एक काम करते हैं, संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं।
ये भाई साहब भेजे अपने एक मंत्री को कि जाओ भाई दाऊद खां के पास जाओ और जा कर के संधि कर लो, बोलो कि भैया 1 लाख रुपया भी देंगे और मालगुजारी भी अभी तत्काल में 1 लाख रुपया देंगे, मतलब सल्तनत सम्राट को 50,000 रुपया इनको भी देंगे दाऊद खां को, और बाद बाकी जो सालाना है मालगुजारी वो देंगे। तो दोनों के बीच कुछ कुछ समझौता रुक गया। तब तक युद्ध तो था, आना ये लोग रुक गए वहाँ पर। वो बोले ठीक है। ये खबर पहुँचाया गया सम्राट को, औरंगजेब को, लेकिन औरंगजेब के आने मतलब फरमान आने के पहले ही क्या हुआ, एक घटना हो गया कि जो चेरों लोग थे वो शाही जो जा रहा था उनका अपना शाही क्या बोल सकते हैं उसको, शाही दरबार के लोग जो जा रहे थे इधर अपना आना जाना कर रहे थे, तो उसी में क्या किया ये लोग घुस करके वो लोग लूटपाट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, तिलमिला गया भाई, इन लोग पूरा तिलमिला गया। और दाऊद के साथ जो और भी जागीरदार थे वो क्या किए, इससे बिना पूछे ही आगे आक्रमण स्टार्ट। ठीक है, तब तक क्या हुआ, तब तक फरमान आ भी गया औरंगजेब का दाऊद खां के पास। फरमान ये आया कि भाई दाऊद को ऑर्डर दिया गया कि अभी ठीक है, अगर 1 लाख रुपया देता है, 50 और सालाना मालगुजारी देने के लिए तैयार होता है, तो उससे क्या करो, समझौता कर लो, लेकिन साथ में ही इसको मेदिनी राय को इस्लाम ग्रहण करना होगा, इस्लाम अपनाना होगा तो ही, और मतलब इस्लाम ग्रहण करना होगा और मालगुजारी देना होगा। और अभी जो 1 लाख का बात हुआ है वो ये अगर देता है तो ये शासक रहेगा, शासन कर सकता है शांतिपूर्वक, और नहीं तो फिर उस पर चढ़ाई कर दो, चेरों को ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, पलामू राजवंश को ही समाप्त करो और अपने राज्य में मिलाओ। ठीक है, ये भाई साहब दाऊद खां दिए, ये बात पहुँचवा मेदिनी राय के पास। चूँकि अटैक तो लोग पहले से आ ही गया था, आगे ये भी देख रहा था कि अटैक तो हो ही रहा है, साथ में ये भी खबर आ रहा है, तो इधर से भी बोल दिया कि भाई अब चलो, अब अंत तक लड़ाई चलेगी, इस्लाम तो अब हम अपनाएंगे नहीं। जहाँ तक पैसा का बात था वो दे सकते थे, तो वो इस्लाम अपनाने से मना कर दिए। और उसके बाद फिर युद्ध होता है, तो युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है, मारकाट चलने लगता है। ये लोग पहले भाई साहब पहुँचते हैं पुराना किला जो है वहाँ पर। चूँकि ये क्या था ना, पुराना किला और नया किला दोनों पास पास में है, तो ये औरंगा नदी के तट पर पहाड़ी पर स्थित है, तो सबको लगता था कि नहीं हम लोग फुल सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लोग फिर चढ़ते चढ़ते आ गए पुराना किला में, पहले पहुंच गए। पुराना किला में पहुंचे तब ये भाई साहब मेदिनी राय क्या किए, अपने सारे मतलब परिवार वर्ग को और जितना मतलब कीमती सामान था सब लेकर के भेज दिए जंगल की ओर, मतलब कि उधर सरगुजा साइड में, और खुद बोले कि नहीं रुकते हैं, अभी हम लोग कोशिश करेंगे, और नया किला से ही लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन जब मुग़ल सेना नए किला के ही मतलब जो दुर्ग था उसको ढा दिए, इसके दरवाज़ा पहुंच गए, तोड़ फोड़ कर दिए, तब फिर जा कर के ये मेदिनी राय गुप्त दरवाज़ा एक हुआ करता था ना पहले किला में, महल में, तो उधर से निकल लिए और सीधा भाग गए सुरगुजा, वहाँ भाग गए। दोनों जगह, नया किला, पुराना किला, कुंडा, सब जगह इनका कब्जा हो गया मुग़ल का। दाऊद भाई साहब उस 60 में ही आए थे, और 60 से लेकर के 1660 में आए थे, और 60 से लेकर के 62 तक पलामू में ही रुके रहे। और वहाँ पर ही पलामू का जो पुराना किला है, पुराना किला, वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी समय में। उसके बाद ये वापस चले गए पटना, और यहाँ पे 62 से 66 तक यहाँ पर नियुक्त कर दिए, नाम था उनका मनकली खां, उसको नियुक्त कर दिए कि तुम यहीं रहो और हम जाते हैं पटना, तुम यहीं रहो, देखना कि वो वापस आता है क्या। तो वो भी बेचारा 4 साल रहा, देखा कि भाई 4 साल में नहीं आया, तो उसके बाद फिर इसका भी ट्रांसफ़र हो गया, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, ये भी चला गया यहाँ से, और वो जो थे भाई साहब दाऊद खां वो भी चले गए। तो उसके बाद जब देखा भाई मेदिनी राय भाई साहब देखे कि भाई अब फील्ड खाली है, तो जैसे ही 66 में वो भागे, ये वापस सुरगुजा से फिर से रिटर्न पलामू आए। उसके बाद तुरंत ही क्या किए,
अपना जितना था उसका फिर से सेटअप वेटअप करने लगे, अपना क्या बोलते हैं उसको, कृषि को बढ़ावा देने लगे, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। इसलिए इनके राज्य में कहा जाता है कि मतलब इनके राज्य में विकास बहुत तेज़ी से हुआ। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ की मक्खन ना हो, मथनी मतलब दूध ना हो, मक्खन ना हो। ये बोलते हैं प्रत्येक घर में भेष बदल बदल के, जैसे अकबर वाला एक फिल्म में देखे होंगे आप लोग, भेष बदल करके जाके पता कर रहे थे कौन क्या कर रहा है। तो उसी तरह भेष बदल करके ये घुमा करते थे, अपने प्रजा में जाना करते थे क्या समस्या है नहीं है, और उसके बाद वो उस हिसाब से काम किया करते थे कि किसी के यहाँ कोई गाय बैल का तो कमी नहीं है। आराम से मतलब हर एक घर में मथनी मक्खन हुआ करता था, इस टाइप का था। और तुरंत ही अपने राज्य को बहुत ही समृद्ध बना लिए, जो कि अभी विनाश हो चुका था कुछ साल पहले ही। तो इनके बारे में है कि आगे चल करके जब ये मुग़ल को पता चला कि नहीं ये वापस आ गया, लेकिन जब सुना कि आने के बाद ये इतना जल्दी पलामू को समृद्ध बना दिया, तो लगा कि नहीं ये आदमी तो अच्छा है, एक काम करो उसको राज करने दो। सिर्फ इस पर दबाव डाला गया कि ये मतलब मालगुजारी देता रहे, लेकिन ऐसा वो रेगुलर देते भी नहीं रहे भाई साहब, कभी कभार नजराना दे दिया करते थे बस। और उसके बाद फिर ये आराम से अपना शासन करते ही रहे। 74 में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। 1658 से 1674 तक इनका कार्यकाल रहता है। 74 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके 3 उत्तराधिकारी होते हैं। मेदिनी राय के उत्तराधिकारी में 3, एक होते हैं रुद्र राय, एक होते हैं दिगपाल राय और एक होते हैं साहेब राय। इन तीनों का कार्य वैसा कोई भी उल्लेखनीय नहीं रहा, इसलिए इनका कोई भी चर्चा वैसा नहीं है। ये लोग फिर इसी तरह शांतिप्रिय काम करते रहे, अधीनता स्वीकार करके अपना देते रहे, और वैसा कुछ युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ, कोई ऐतिहासिक कार्य हुआ नहीं। तो 74 से ये 80, ये 80 से 97, और फिर ये 97 से फिर आगे रहते हैं। इनका शायद 16 तक था, 1716। तो ये रहता है साहिब राय। साहिब राय के एक फिर आगे जाकर के पुत्र होते हैं रंजीत राय, उस पर बात होगी कल, और उनका फिर देखेंगे उनके कार्यकाल में कुछ कुछ घटनाएं हुई थी, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे नागवंश और चेरो वंश। तो ये हो गया आपका औरंगजेब के समय का पूरा जो घटनाएं हुई। तो इसे आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिए आप लोग। इसी काल में हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। इसी के काल में क्या क्या, रामगढ़ राज्य की जो राजधानी थी उसे परिवर्तित कर दिया गया था, और उसके जगह पर अभी देखेंगे हम लोग कहाँ से परिवर्तित करके कौन सा बना था। औरंगजेब के समय में रामगढ़ राज्य, तो रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग एक देखेंगे। एक महत्वपूर्ण काम हुआ है 1670 में, 1667 में ही गद्दी पर बैठ गए थे रामगढ़ राज्य के राजवंश के राजा दलेल सिंह। ये भाई साहब गद्दी पे बैठे थे, 67 में ही बैठे थे, लेकिन 70 में क्या किए, रामगढ़ की जो राजधानी थी, राजधानी अभी तक हम लोग देखे थे, राजधानी बदल करके अभी तक बादम आ गई थी हेमंत सिंह के द्वारा, बादम। और ये भाई साहब क्या किए, बादम से राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ ले आए, अब मूल जो रामगढ़ था वहाँ पर ये राजधानी को परिवर्तित करके ले आए। क्योंकि उस समय में क्या हो रहा था, जान रहे हम लोग, बादम यहाँ पर आपका बड़का गांव क्षेत्र, तो उधर वगैरह सारा टोरी वोरी
कुंडा में हम लोग देख रहे हैं, सब उधर पास पास में ही है। तो वहाँ तक मुगल सेना पहुँचने लगा था, तो इसलिए क्या किए कि भाई थोड़ा इधर ले आओ, काहे कि पता चलेगा कि भाई गेहूं के साथ घुन भी पिस गया, तो इसीलिए क्या करो उसको उठा के इधर ले आओ। तो भाई साहब उठा करके रामगढ़ ले आए ताकि उनसे सुरक्षित हो सकें। ये हो गया हमारा रामगढ़ राज्य के बारे में। एक हो गया हमारा सिंहभूम। सिंहभूम राज्य में उस समय थे महिपाल, औरंगजेब के समय में महिपाल थे शासक में। इनके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब कभी भी मतलब पूरे तौर पर इसको अधीन नहीं कर सके। जब कभी होता था तो ये लोग क्या करते थे कि उधर से जब कभी सेना वेना गुजरा, उड़ीसा के दरमियान में वहाँ गुजर रहा था, तो इनके बगल में जो ढालभूम राजा थे वो स्वीकार कर लिए थे अधीनता। लेकिन इन लोग क्या करते थे, सिंहभूम वाले भाग करके चल जाते थे इधर, कुचाई के है बड़ा घनघोर क्षेत्र, उधर घुस जाते थे और आराम से उधर ही रहते थे। जब वो पार हो जाता था शाही सेना, तब फिर वापस आकर के अपने राज्य में स्थापित हो जाते थे, फिर से आ जाते थे वापस। तो इनके समय में वही हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से कभी नियंत्रण स्थापित हुआ नहीं और कभी आक्रमण भी नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग निकल लेते थे जंगल की ओर, वो लोग को पार होने देते थे तब रिटर्न होते थे। इसके बाद एक है पंचेत। पंचेत में कहा जाता है कि पंचेत हम लोग जान रहे, इससे पहले वीर सिंह वाले उन लोग को दबा दिया गया था, तो ये लोग अपना मालगुजारी दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोग मालगुजारी इतना बढ़ा दिए कि लोग बोले भैया कि हम लोग के बस के बाहर का बात है। तब मुगल साम्राज्य में ये जो मानभूम वाला क्षेत्र थोड़ा और इधर पुरुलिया वाला क्षेत्र, ये थोड़ा उन लोग से पहुँच से दूर था और मतलब बोल सकते हैं उनके आक्रांत से भी दूर था। तो ये क्या किए पंचेत वाले, बोले भैया इतना हमारा देने का काबिलियत नहीं है, हम लोग निकलते हैं। वो लोग क्या किए, पंचेत का राजा अपना राजधानी बदल दिया और भाग के आगे कहाँ, झालदा, अभी जो पुरुलिया में है, ठीक है, वहाँ आकर के अपना राज्य स्थापित कर दिए, मतलब राजधानी वहाँ बना दिए। बोले जा भाई हम नहीं देने सकेंगे, तो अब उधर जाएगा तब तो आक्रमण होगा। इसके बाद रामगढ़ हो गया, सिंहभूम और बाकी छोटे छोटे राजवंश जो था, खड़गडीहा वगैरह, ये सब अछूता ही रहा। खड़गडीहा, केंदी वगैरह, ये सब क्या होता था, थोड़ा बहुत साथ में मिला करके दे दिए कि लो भैया मेरा भी मालगुजारी इसी में है, दे देना तुम्हें। रामगढ़ राज्य में ही दे दिए कि लो भाई दे देना, तो सब मिला जुला के दे देते थे। ठीक है, रामगढ़ वाला दे देता था भाई इसको, क्या नाम है, नागवंशी को। इन लोग छोटे छोटे रामगढ़ वाला नागवंशी, और नागवंशी वाला ले जा करके मुगल। तो इस तरीके से आराम से चल रहा था और सब शांतिपूर्वक। मुख्य जो बातें थी वही नागवंश और चेरोवंश में। तो औरंगजेब यहाँ हम लोग का आज होता है क्लास समाप्त। अब हम लोग इससे आगे कल बात करेंगे 1707 से लेकर के 1765 तक, मतलब, और फिर उसके बाद हम लोग अंग्रेजों का प्रवेश देखेंगे। तो कल हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल देख लेंगे कि औरंगजेब के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार से प्रभावित हुआ हमारा झारखंड। कल हम लोग देखेंगे मराठा भी आना स्टार्ट हो गए थे फिर 1740 के लगभग में। तो मराठा है, किस प्रकार से मराठा झारखंड को प्रभावित किए, राम जी भोसले, रघु जी भोसले, किसके क्षेत्र में ये आया। ठीक है, ये सब कहानी चलेगा कल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।